मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तो और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से आपको और बहुत कम टाइम में आपको इसको बताने की कोशिश जो है वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात किया था, बोमेन कैप्सूल के फंक्शन की बात किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग अपने नेफ्रॉन को देखते हैं तो नेफ्रॉन को जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका बोमेन कैप्सूल और बोमेन कैप्सूल के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो पहले ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बोमेन कैप्सूल जहां पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद पीसीटी जहां पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, और फिर लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले जहां पे वाटर मॉलिक्यूल और NaCl बाहर जाएगा, और उसके बाद आपका आता है डीसीटी जहां पर सिक्रीशंस वगैरह होता है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, और उसके बाद आखिरी में जो आता है वो आपका होता है कलेक्टिंग डक्ट जहां पे आपकी यूरिन जाकर के इकट्ठा होती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, फिर वो पहुंचती है आपकी पेल्विस में, पेल्विस से फिर वो यूरेटर, यूरेटर से आपकी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आपकी यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाती है। ये सिंपली सीक्वेंस आपको मैंने बताया। अभी तक हमने बोमेन कैप्सूल के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे आपसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो नेफ्रॉन को जो हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सामने की तरफ, यहाँ पे हमने इस वाले रीजन की बात ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब हमने ऑलरेडी बोमेन कैप्सूल की जो है वो बात कर ली है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस रीजन की, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन की हम लोग जब बात करेंगे तो इस रीजन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या, बोमेन कैप्सूल नाम दिया था, और इस रीजन को हमने नाम दिया था दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, या फिर इसे हम लोग नाम दिया था पीसीटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो एरो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है इसका मतलब इन सभी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की जो सेल्स होती हैं वो दरअसल बनी होती है एंडोथीलियल या सॉरी एपिथीलियम टिश्यू से, और एपिथीलियम में भी कई टाइप के टिश्यू होती हैं जिनको शेप के बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ था, आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो एपिथीलियल टिश्यू में से एक एपिथीलियल टिश्यू होती है जो कि होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, इन क्यूबॉइडल एपिथीलियल टिश्यू का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का ही। ठीक है, चीजों को रीएब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो ब्रश लाइक क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, वो आपकी इनके सरफेस एरिया को पहली चीज तो बढ़ाएंगे। अगर क्यूबॉइडल होंगी तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा इनका शेप और साइज होगा जो इनके सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये स्क्वेमस होती तब इतना सरफेस, अगर जैसे मान लीजिए ये स्क्वेमस एपिथेलियल होती तब इसके अंदर काफी जगह आपको होती, तब इनका सरफेस इतना ज्यादा ना होता। लेकिन ये चूंकि क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल होने के कारण इनका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, काफी चीजों को ये रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डल एपिथेलियल टिश्यू होती है जिसके कारण ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन में जितना भी बोमेन कैप्सूल ने मटेरियल फिल्टर किया है, जितना भी मटेरियल यहां से फिल्टर होकर के आया है पीसीटी के अंदर, तकरीबन उसका 70 to 80%, जो 70 to 80% देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हैं, ये सभी यहाँ पे जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पीसीटी का मेन रोल है। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक SCO3, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, H2O, पोटेशियम आयन, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं 70 to 80%। मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है, 70 to 80% रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। ये तो काम हो गया इसका। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि SCO3 हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि SCO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से ये सभी चीजों बनाने के लिए ब्लड के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा बाइकार्बोनेट बहुत जरूरी भी होता है। इसीलिए ब्लड जो आपका नेफ्रॉन है ये इसे वेस्ट की तरह बाहर नहीं करेगा, इसे रीअब्सॉर्ब करा लेगा, कहेगा भैया तुम बाहर मत जाओ क्योंकि तुम्हारे और भी बॉडी में बहुत सारे रोल हैं। तो SCO3 वहां पे रीअब्सॉर्ब किया जाता है। NaCl ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये वाटर हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता ही है, वो भी आप सब जानते हैं। न्यूट्रिएंट भी हमको चाहिए, और पोटेशियम आयन, न्यूट्रिएंट में आपका अमाइनो एसिड हो सकता है आपका बहुत सारे अदर प्रोटीन्स हो, या जनरली तौर पे आपका मान सकते हैं कि आप ग्लूकोज वगैरह भी हो सकता है थोड़े मोड़े अमाउंट में, तो वो सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ब्लड जो है, ब्लड अपने पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो, इसके लिए जो है वो काफी चीजों का सिक्रीशन करती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और NH3।
NH3 अमोनिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो भी बॉडी चाहती है कि उसको भी बाहर की तरफ रिमूवल करे। NH3 को भी ये अपने जो होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब जिसको रीअब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेजना है, और सिक्रीशन मतलब जो कि नेफ्रॉन में फिल्टर तो नहीं हुआ है लेकिन उसे हमने दोबारा से पीसीटी के अंदर भेज दिया कि भैया वो उसी के सहारे बाहर चली जाए हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो ये चीज़ों का होता है सिक्रीशन। क्या होता है? सिक्रीशन होता है इन चीज़ों का, और ये जो ऊपर की चीज़ें इनका होता है रीअब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? यही हमारा पीसीटी का रोल होता है। अगर हमने यहाँ पे पीएच के लिए हमने SCO3 को रीअब्जॉर्ब न कराया होता हाइड्रोजन आयन, तो आयनिक बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे आपका सिक्रीशन होता है सेलेक्टिव चीजों का, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एब्जॉर्प्शन होता है SCO3 का, दैट इज ड्यू टू अ पीएच वैल्यू। आयनिक बैलेंस करने के लिए हम जनरली इनका उपयोग जो है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनका कराते हैं। तो ये जनरली कहाँ हो रहा है? PCT में हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर आता है पीसीटी के बाद जो हमारा यहाँ पे एक लूप आपको देखने को मिल रहा है, दैट लूप इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप है आपको यहाँ पे एक हेयर पिन लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप को हम लोग ये वाला लूप, ठीक है, ये जो लूप आपको दिखाई दे रहा है ये लूप है हमारा लूप ऑफ हेनले, दैट इज ड्यू टू नेम ऑफ साइंटिस्ट, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह का लूप देखने को मिल रहा है, दैट इज वन इज जो नीचे की तरफ आ रहा है जिसको हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है जिसे हम लोग असेंडिंग कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रोल होता है। एक तो रोल ये है कि ये आपके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे किडनी के अंदर जब हम देखते हैं तो दो किडनी के, अगर हम इस पार्ट को ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं आपकी किडनी में। एक है जो कॉर्टेक्स में रहता है, जो ऊपर वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो कहाँ रहता है? मेडुला में। तो लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स में है और कुछ पार्ट मेडुला में। बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में सॉल्ट, आयरन, सॉल्यूट बहुत कम है, लेकिन मेडुला के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब मेडुला के अंदर जो सॉल्ट है, NaCl है, यूरिया वगैरह है, ये सब इसके अंदर ज्यादा रहेगा। किसके अंदर? मेडुला के अंदर ये सब ज्यादा रहेगा, लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर इनका कंसंट्रेशन कम रहता है। कॉर्टेक्स में ज्यादा वाटर है, कम सॉल्यूट है, ठीक है, लेकिन मेडुला में ज्यादा सॉल्यूट है और कम वाटर है। ये ग्रेडियंट बना रहता है, याद रखिएगा। ये इंटरस्टिशियल जो ग्रेडियंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेडियंट में होता है। मतलब ग्रेडियंट कहने का मतलब ऊपर की तरफ कम से लेकर के ज्यादा की तरफ। अगर यहाँ 300 है ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आपका 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1200, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा लगातार नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ ऊपर कंसंट्रेशन कम है, मतलब इसमें वाटर ज्यादा है। अंदर आओगे तो थोड़ा और सॉल्ट बढ़ेगा, 800 हो जाएगा तो और सॉल्ट बढ़ेगा, नीचे आते जाओगे सॉल्ट बढ़ता। मतलब मेडुलरी रीजन के अंदर जो सॉल्ट को बढ़ाना है, दैट इज अ मेडुलरी रीजन, ठीक है। हमें नेफ्रॉन की बातें भी नहीं करनी, हमें ये समझना है कि जो मेडुलरी रीजन आप देख रहे हो, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन नीचे आते हुए बहुत हाई हो रहा है। और हाई इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है हाई? हाई वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे हाई करने के पीछे जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है लूप ऑफ हेनले। जैसे ही लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आता जा रहा है, जैसे ही लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आता जाएगा तो वो हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो आपका NaCl रिलीज करेगा, ठीक है। तो दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन या उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी रहती हैं। यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए। मतलब NaCl इससे बाहर नहीं जा सकती है, इससे केवल बाहर जाएगा H2O, डिसेंडिंग वाला। डिसेंडिंग वाला परमिएबल होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होता है किसके लिए? इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए। वहीं पे अगर हम असेंडिंग की बात करेंगे तो असेंडिंग वाला NaCl के लिए जो है वो परमिएबल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जितनी भी सेल हैं उसमें H2O वाला एक्वापोरिन चैनल उसके मेम्ब्रेन में देखने को नहीं मिलती है। जब इसके मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन चैनल ही नहीं होगी तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये केवल और केवल NaCl को बाहर निकालते हैं और ये केवल और केवल वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये वाटर कब बाहर जाएगा, NaCl कब बाहर जाएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन मेडुला। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेडुला के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। द डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। द असेंडिंग इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब NaCl को बाहर निकालते हैं, ठीक है।
एंड पोटेशियम आल्सो, ठीक है, पोटेशियम आल्सो। देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट, और ये प्रोसेस जो NaCl बाहर निकलती है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें आपका एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है, ये एक एक्टिवली प्रोसेस है। उसके बाद इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही हम NaCl को बाहर निकालेंगे ये डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब ये डाइल्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ पे मौजूद, अब जब तक ये डाइल्यूट नहीं होगा तब तक इससे H2O कभी बाहर जाएगा ही नहीं। तो H2O को बाहर निकालने के लिए इसका डाइल्यूट होना भी जरूरी है, और NaCl को बाहर निकालने के लिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होना जरूरी है। अगर ये H2O यहाँ कम नहीं होगा तो कभी भी NaCl बाहर नहीं रिमूवल होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो ये एक चीज है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर? फिर सुन लीजिए मेरी बात, इसे लूप ऑफ हेनले ना, यहाँ से अगर H2O बाहर चला जाएगा तो यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन मैच करेगा मेडुला से। अब जब ये मेडुला से मैच कर जाएगा भाई, तो तुम बताओ खुद ही, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जाते ही H2O बाहर ज्यादा रहेगा और अंदर H2O कम। तो इस दोनों H2O को बैलेंस करने के लिए हम NaCl क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, हमें मेडुला का जो कंसंट्रेशन है वही सेम कंसंट्रेशन बनाए रखना है। किसका? इसका। क्या नाम है इसका? लूप ऑफ हेनले का। अभी सिंपली तौर पे मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी मान लो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, सपोज दैट इसके पास कॉन्सेंट्रेशन है 300, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन है यहाँ पे 600। तो इसका कंसंट्रेशन मतलब ये लो कंसंट्रेशन में है, इसमें वाटर ज्यादा है और यहाँ पे वाटर कम। तो ये अपने वाटर को क्या करेगा? रिमूव करेगा, ताकि कितना हो जाए? 600 हो जाए। तो इसीलिए वाटर को बाहर निकाला है, ताकि अगर यहाँ पे 1200 है तो ये भी कितना हो जाए? 1200 हो जाए। इसीलिए वाटर को ये निकालता रहता है। दैट्स इट, यही रीजन है मेन। अभी आप इसको आगे पढ़ने वाले हो, ठीक। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बहुत सिंपल सा कमाल का रोल होता है। यहाँ पे कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे NaCl है, वाटर मॉलिक्यूल है, SCO3 है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है। ये सारी चीजें आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये तीनों ऊपर वाली चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं जो बची हुई रहती हैं। लेकिन जो चीज ब्लड में मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, पीएच को बैलेंस करना है, वो वाली चीजें सीक्रेट रहती है। तो जो काम डीसीटी का, पीसीटी का, वही काम डीसीटी का। बट डीसीटी के पास में कुछ मैक्यूला डेंसा या जेजी सेल्स में मॉडिफिकेशंस होता है, जिससे कि जीएफआर मेंटेन होता है। तो डिस्टल का 2 रोल आप माने, जीएफआर को मेंटेन करने में भी किसका रोल होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रोल होता है, जिसको हम आगे भाई आपसे बात करेंगे, ठीक है। बाकी साथ में भाई Na निकालेगा, की पोटेशियम आयन निकालेगा। तुमको पता है भाई हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर या एक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की जरूरत होगी, जिसको आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अगला है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भाई देखो सिंपली तौर पे मैकेनिज्म है कि यहाँ पे एक हार्मोन्स भी काम करता है, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, दैट इज ADH। अगर मान लीजिए गर्मी का सीजन है तो कलेक्टिंग डक्ट कहेगा भैया ऐसा करो तुम और वाटर एब्जॉर्ब कर लो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड और वाटर एब्जॉर्ब। फिर गर्मी का सीजन है, हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, तो वहां पे अगर ADH हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब होगा, और अगर वहां पे कलेक्टिंग डक्ट में वाटर मॉलिक्यूल वो और एब्जॉर्ब होगा। वो तब एब्जॉर्ब होगा अगर गर्मी वगैरह है तो। वैसे नॉर्मली तौर पे द लॉन्ग डक्ट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स, ये रीजन है, और ये रीजन है मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब होता है, दिस रीजन प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, और जब वाटर सब बाहर निकलेगा इससे तो यूरिन का कंसंट्रेशन, ये जो मेडुला देख रहे हो ना, ये कंसंट्रेशन ही बता रहा है कि नीचे का एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि जब वाटर चला गया तो एरिया क्या हो जाएगा? डार्क। तो इसी तरह ये भी इसी तरह से रहता है। जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे ना, ये वाला डायग्राम देखिए, ऊपर की तरफ वाटर ज्यादा है और नीचे की तरफ, दैट्स इट, ठीक है। अभी मैं एकदम क्लियर आपको कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं। H2O को ये भी बाहर निकालती है। इट आल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन। यहाँ पे भी कुछ चीजों का सिक्रीशन होता है, दैट इज द हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और पोटेशियम हर जगह सिक्रीट किए जाते हैं आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है। दैट्स इट गाइस। तो ये है आपका मेन फंक्शन जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं आपसे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, जो बहुत सिंपल है। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म लो, हमने एक एरिया लिखा है लूप ऑफ हेनले। क्या लिया है? लूप ऑफ हेनले। और इसके किनारे किनारे ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जिनसे कि एक तरफ से ब्लड आ रहा है और एक तरफ से ब्लड जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दैट इज द अफ्रंट वाला रीजन, ठीक है ना। और ये जितने ब्लड जा रही है वैसा रेक्टा है। वैसा रेक्टा मतलब ये आर्ट्रियोल है जो आपके ग्लोमेरुलस या लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ मौजूद होता है। अलग अलग लोग, मैंने इस तरह से इसको इसीलिए बनाया ताकि आपको सिंपली समझ में आए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे
जो फिल्टर्ड मटेरियल आया हुआ है, ठीक है, ये वो रीजन है पीसीटी का जहां पे फिल्टर्ड मटेरियल आया और ये वो रीजन है जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा या जो जा रहा है, ठीक है, फिल्टर होकर के जो वापस लौट रहा है। लूप ऑफ हेनले का ये आने वाला रीजन है और लूप ऑफ हेनले का ये जाने, मतलब ये वाला रीजन है आपका डिसेंडिंग और ये वाला रीजन है आपका असेंडिंग। और ब्लड में ये वाला रीजन है असेंडिंग और ये वाला रीजन है डिसेंडिंग। अब आप बोलोगे सर दोनों अपोजिट, यही वैसा रेक्टा की कहानी है। वैसा रेक्टा एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो कि खुद अपने मेडुलरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। रिमेंबर, ध्यान सुनते रहिएगा, समझ में आपको आता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये रीजन होता है आपका, इसके ऊपर का रीजन मान लीजिए आपका है क्या, इसके ऊपर का रीजन है कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। और ये पूरा रीजन कौन सा है? मेडुला है। नीचे का पूरा रीजन क्या है? मेडुला है, जहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एकदम सिंपली तौर पे अगर हम लोग समझे तो, ठीक है। जब आपका फिल्टर होकर के चीजें आई, ठीक है, हम जनरली यहां पे दो चीजों के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक देखेंगे NaCl और एक देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। जो ब्लड आ रहा है पहले उसमें क्या जा रहा था? वाटर। पहले ब्लड की बात करें, पहले उसमें क्या जा रहा था? वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे जो मेडुला की जो वैल्यू है, मेडुला के मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारा, उसकी भी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे दैट इज 300 है, ये भी 300 है, तो इसको आप लोग 300 यहां कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ 400 है तो यहाँ पे आप इसको 600 कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ 600 यहाँ आप इसको 800 कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको 1200 कर लीजिएगा, ठीक। अब समझिएगा मेरी बात को, ये पूरे मेडुला का कंसंट्रेशन है, राइट। अब समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ इसको समझते हैं। तो जो ब्लड आया, हमें उस ब्लड से कोई लेना देना नहीं, अभी हमको बस समझना है कि इस ब्लड में वाटर ज्यादा है और इस ब्लड में वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। वाटर ज्यादा, सॉल्यूट कम। तो क्या करेगा कि जो हमने देखा, अभी हमने जो अपने तरफ से निगाह डाली थी कि असेंडिंग वाले में हम ये देख रहे थे कि असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था, असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था? NaCl बाहर जा रहा। इसी के ऊपर तो हमने ब्लड वेसल ऐसे ही तो बनाया ना, तो ये ब्लड आ रही है, ये ब्लड आ रही है मान लो। तो असेंडिंग वाले में क्या बाहर जा रहा था? NaCl। क्या बाहर है? NaCl। तो NaCl जो बाहर गया था, अब वो धीरे धीरे मूव करके किसके अंदर आएगा? अब वो धीरे धीरे मूव करके आएगा ब्लड वेसल के अंदर। और कहां जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और कुछ चला जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। जब ये ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है नहीं, 400 हो गया और NaCl गया 600 हो गया और NaCl गया 900 हो गया, ठीक है ना। समझ गया मेरी बात की नहीं? NaCl जो इसने बाहर निकाला वो वैसा रेक्टा ने लिया और अब उसका जो है NaCl दैट इज पहुंच गया कितना? 400 के आसपास में, राइट। मेरी बात इतनी समझ में आ गई ना? वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 300, ओके डन। अब क्या हुआ कि जब ये ब्लड ऐसे जाएगी और बाहर निकलने के लिए जाएगी, तो जैसे ये 1200 की ऑस्मोलैरिटी पे पहुंच गया, 1200 की ऑस्मोलैरिटी पे पहुंच गया, मतलब अगर ये 1200 मिली ऑस्मोल हो गया, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है अब वो इससे क्या होगा? बाहर निकलेगा। क्या होगा? बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल अब इससे बाहर निकल रहा है और इससे भी और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इससे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल रहा था। तो इससे जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो जो वैसा रेक्टा है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ तो इसकी ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। देखा ना, यहां NaCl बाहर निकल रहा था तो ये NaCl एब्जॉर्ब किया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन जब ये वापस जा रहा है और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था उसने वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ना, लूप ऑफ हेनले ने किसको बाहर निकाला है जाते वक्त? लूप ऑफ हेनले ने बाहर निकाला है H2O को। तो इस H2O किसने ले लिया? इस ब्लड ने ले लिया और उसकी ऑस्मोलैरिटी लगातार क्या होने लगी? कम होने लगी। यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है। फिर से सुनिए मेरी बात, अच्छे से समझेंगे, समझ में आपको सारी चीजें आएंगी, एक एक करके इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान सुनते रहिएगा, 1 मिनट का जस्ट वेट करिए, बस मैं आपको सारी चीजों को कंफर्म करता हूं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीजें समझ में जो है वो आएंगी, ठीक है। चलिए आप पहले इस डायग्राम की तरफ नजर डाल लीजिए, ठीक। अब समझिए मेरी बात को जरा। हमने कहा कि जब हमारा लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रहा था ना, नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले आ रहा था, तो उस समय हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। मतलब डिसेंडिंग की तरफ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और असेंडिंग की तरफ हमेशा NaCl। लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल आई हुई है ना बेटा, जो, और मेडुला का मैंने क्या बताया था? मेडुला का हमेशा याद रखिएगा कि इसका कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। मेंटेन क्या रहेगा? अगर ये 300 है, इस तरह से मेंटेन है, 300, 600, 800, 1000 और 1200, ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको मेंटेन करने के लिए यही सब है, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, यही सब है, ठीक है ना। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है,
मेडुला वाला रीजन है, इसी के कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन कर रहा है? इसी के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है लूप ऑफ हेनले। अगर मान लीजिए लूप ऑफ हेनले का ये 300 है, यहां पे भी मान लेते हैं ये 300 का कंसंट्रेशन है, राइट। यहां पे अब ये 300 है ना, तो ये 300 से क्या होना चाहता है? 600 होना चाहता है। तो 600 होने के लिए ये अपने वाटर को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तब एक टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा? 600। अब ये 800 है ना, 800 होने के लिए और बाहर निकालेगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा? 800। अब एक 1000 होने के लिए और वाटर बाहर निकालेगा, कितना पहुंच जाएगा? 1000। और वाटर बाहर निकाले कितना? 1200। अब कंप्लीटली हमने फाइनलाइज कर लिया कि भैया अब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है लूप, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त लूप हम देख रहे हैं भाई ये तो 1200, लेकिन अभी क्या हो गया? 1000। तो दोबारा से 1000 होने के लिए अपने अंदर क्या बाहर निकालेगा? NaCl, क्योंकि वाटर तो बाहर निकाल चुका है। अब ये अपने कंसंट्रेशन कम करने के लिए सॉल्ट बाहर निकालेगा। अभी तक कंसंट्रेशन को ज्यादा करने के लिए वाटर बाहर निकाल रहा था, और अब कंसंट्रेशन कम करने के लिए सॉल्ट बाहर निकालेगा। और अब ये सॉल्ट को जब इसने बाहर निकाला, तो इसका कंसंट्रेशन NaCl को बाहर निकालता गया, NaCl को बाहर निकालता गया। अब ये NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है ना, और यहीं पे हमारी क्या मौजूद है? ब्लड वेसल मौजूद है। अब ये जो ब्लड वेसल यहां पे मौजूद आपको दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल, यहां से मान लो ब्लड आ रही है, तो जो ब्लड आ रही है उसका कंसंट्रेशन कितना था? 300। तो नीचे जाएगी वो तभी सर्वाइव कर सकेगी जब इसका कंसंट्रेशन और मेडुला कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए ना। तो जो NaCl इसने निकाला उस NaCl किसने एब्जॉर्ब कर लिया? ब्लड ने कर लिया। और ब्लड जब लगातार NaCl लेती जाएगी तो उसका कंसंट्रेशन एक दिन कितना पहुंच जाएगा? 1200 पहुंच जाएगा ना। शुरुआत कितने से की थी? 300 से, पहुंच कितना गया? 1200। लेकिन जब ये ब्लड वेसल वापस जाएगी तो कंसंट्रेशन कम भी तो रहा है, तो ये जो H2O इसने बाहर निकाला उसी H2O के क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब H2O को एब्जॉर्ब कर लेगी तो कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। यही तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आप पढ़ के देख लीजिए, आपको सारा कहानी क्लियर पता चलिए। देखो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वैसा रेक्टा as well as counter current in them help in maintaining and increasing osmolality toward the inner medullary interstitium। भैया अगर ये ना लेती, अगर ये जो इसने रिमूव किया और अगर ये एब्जॉर्ब ना करता, तो जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ की बनी हुई थी क्या वो कभी मेंटेन होती? नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वाटर मॉलिक्यूल इतना सारा निकल जाता कि अगर ये वाटर बाहर निकाल रहा है तो उससे मेडुलरी रीजन का जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट होता कि ना होता। लेकिन इस वाटर को एब्जॉर्ब किसने कर लिया? इस ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। जो वाटर इसने बाहर निकाला वैसा रेक्टा ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितना हमारे मेडुला को जरूरत थी वो मेडुला में रह गया, लेकिन बाकी जो बचा वो वेस्ट वाटर, मतलब जो बचा वो बाहर की तरफ फालतू का वाटर था, उसे ब्लड वेसल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? अब देखो, अब जो भाई इसने NaCl बाहर निकाला, अगर NaCl बहुत ज्यादा यहां पे भी निकल जाता, यहां पे भी, तो ग्रेडियंट बन ही ना पाता। तो उसी हिसाब से इसने NaCl को भी क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जब इसने NaCl को एब्जॉर्ब कर लिया तो भी आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हमेशा कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। मतलब क्या आया क्या गया, कुछ भी ये नहीं हुआ। फ्रॉम 300 मिलीऑस्मॉल इन कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिलीऑस्मॉल इन द इनर मेडुला के अंदर हमारा इतना होता है। This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending loop of Henle, which exchange with descending limb of वैसा रेक्टा। ठीक है, हमने क्या किया कि इससे NaCl को जो हमने बाहर निकाला उसको हमने डिसेंडिंग, ये कौन सा है? डिसेंडिंग, और ये क्या है? असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को क्या दे दिया? NaCl। NaCl इज रिटर्न इनटू द इंडस्ट्रियल बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा। दोबारा से जब हम लोग असेंडिंग में आए तो हमने NaCl को क्या कर दिया? बाहर रिमूव करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर टू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंडस्ट्रियल बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है ना। The above described transport of substance facilitated to the special arrangement Henle loop and vasa recta is called counter current mechanism। भाई जब यहाँ पे H2O अंदर आया कंसंट्रेशन का, तो NaCl को हमें बाहर भी तो भेजना है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लगातार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हमने NaCl को बाहर भी निकाल दिया। ये NaCl गया आपके मेडुला रीजन के अंदर, कंसंट्रेशन को मेंटेन किया। तो मैं यही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह जुड़े रहने के लिए आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।